हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टैग पर। तो आज हम आ चुके हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.2 के साथ। हमने पिछली वीडियो में वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। तो अभी तक जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी मानो तो आप उन वीडियो को पहले प्ले लिस्ट में जाकर देखें, क्योंकि बच्चों अगर मैथ के अंदर अगर आप सीक्वेंस से चलोगे तो आपको मैथ पढ़ने में या एक्सरसाइज करने में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों आपको ये निम्न 5 सवाल दे रखे हैं, इन 5 सवालों को आपको गुणनखंड करना है और उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो कैसे गुणनखंड करते हैं आइए सीखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो 140 के गुणनखंड कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले आपको लास्ट वाला डिजिट देखना है, जिसका आपको गुणनखंड करने हैं उसका लास्ट वाला डिजिट देखो कि सम है कि विषम है। यदि सम होगा तो सम संख्याओं से भाग लगाएंगे, विषम होगा तो विषम संख्याओं से भाग लगाएंगे। अब जीरो बताओ बच्चों, सम होती है विषम? जीरो सम भी होती है विषम भी होती है, लेकिन जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो जीरो को सम मानेंगे। तो पहली सम संख्या कौन सी होती है? 2। तो 2 से हम भाग लगा सकते हैं इसमें, जो कि ये संख्या कट जाएगी। 2 सत्ते 14 और ये यानी कि 0, यानी 70 बार कट गया ये। फिर से 0 आ रहा है तो 2 से ही काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा 10 हो गया, तो 2 पंजे 10। अब चेक करो बच्चों, आपकी जो संख्या है 35 उसका लास्ट वाला डिजिट क्या है? विषम है, क्योंकि 5 जो संख्या होती है वो विषम होती है। अब आप विषम संख्याओं से भाग लगाएंगे। विषम पहली संख्या होती है 1, लेकिन 1 का आप भाग नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 का भाग सम में चला जाता है। फिर अगली विषम कौन सी होती है? 3। तो 3 से हम लगा के देख लेते हैं, 3 1 3, यानी 3 का भाग 35 में नहीं जाने वाला। फिर अगली कौन सी संख्या होती है विषम? 5। तो 5 से भाग लगाएंगे और सीधा सीधा बच्चों याद रखो, जब भी अगर कोई भी संख्या का लास्ट वाला डिजिट 5 आ रहा है तो डायरेक्ट आप 5 से भाग लगाओ, क्योंकि वो हमेशा 5 से वो संख्या कट जाएगी। तो देखो 5 सत्ते 35, 7 बार कटेगी। अब आपको पता 7 अभाज्य संख्या है तो 7 से ही कटेगी, तो 7 एकन 7। तो बच्चों 140 के गुणनखंड आगे आपके ये तो लिख देंगे इसे कि 2 गुणा 2 गुणा 5 इंटू 7। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब लिखेंगे तो ये 2 की पावर 2 होगी, क्योंकि ये 2 बार है और गुणा में आपको बताया कि पावर जुड़ जाती है, और ये 5 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। तो ये हो गए बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड। ये क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ लेता है 1 नंबर में, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है ये। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 156। तो 156 के गुणनखंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 156 में आपको लास्ट वाला डिजिट देखना है। लास्ट वाला डिजिट कैसा है? सम है कि विषम है? आपको पता है 6 सम संख्या होती है, तो आपको क्या करना है? सम संख्या से भाग लगाएंगे। सम संख्या कौन सी होती है आपकी? 2। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर से लास्ट वाला डिजिट सम है तो आपको सम संख्या यानी 2 से भाग लगाना है। 2 3 6, 1 बचा 18 हो गया और 2 9 18। लेकिन अब लास्ट वाला डिजिट जो आ रहा है वो विषम आ रहा है, यानी 9 जो होती है वो विषम संख्या होती है, तो आपको अब विषम संख्या से भाग लगाना है। विषम संख्या 1 से आप लगाएंगे नहीं, आपको अगली विषम संख्या से भाग लगा के देखना है। तो वो कौन सी है? 3। तो 3 से भाग लगा के देखते हैं, तो 3 1 3 और 3 3 9, यानी 13 टाइम्स कट गया। उसके बाद बच्चों आपको पता है 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 1 13 से ही कटेगी ये संख्या। तो 126 के गुणनखंड कितने हो गए कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 हो गया और इंटू 3 की पावर 1 है और 13 की पावर भी 1 है। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों आते हैं अब इसके थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका? थर्ड क्वेश्चन है इसका 3825। 3825 के आपको गुणनखंड करने हैं। तो इसका लास्ट वाला डिजिट आपको देखना है कि सम है कि विषम है। तो ये 5 आ रहा है इसका लास्ट वाला डिजिट, तो ये कैसी संख्या है? विषम है। तो आपको क्या करना है? विषम संख्या से भाग लगाना है। आप इसमें 3 का भाग नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका लास्ट वाला डिजिट 5 आ रहा है, वो 3 से कट भी सकते हैं नहीं भी कट सकते हैं। इसी वजह से डायरेक्ट आप 5 से काटेंगे, क्योंकि 5 से अगर लास्ट वाला डिजिट 5 आ रहा है तो वो हमेशा कट जाएगी। बच्चों ध्यान रखना, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है?
तो 5 से डायरेक्ट भाग लगाएंगे तो 5 सत्ते 35, 3 बचे यहाँ से, तो कितना हो गया 32 हो गया। तो 5 छिंग 30, 2 बचे 25 हो गया, तो 5 25। फिर से 5 आ रहा तो लास्ट वाला डिजिट, तो 5 से भाग लगाएंगे, 5 एकन 5, यहाँ से कितने बचे 2 बचे 26 हो गया, तो 5 25, 1 बचा 15 हो गया, तो 5 तिया 15। अब उसके बाद बच्चों आपकी 3 लास्ट वाला डिजिट आ रही है, 3 विषम होती है, तो सबसे पहले आपको 3 का भाग लगा के देखना है। तो 3 का लगाएंगे तो 3 पंजे 15 और 3 एकन 3, यानी 51 बार कट गया। अब उसके बाद लास्ट वाला डिजिट विषम आ रहा है, तो विषम संख्या से ही भाग लगाएंगे। विषम संख्या आपको पता है पहली दूसरी कौन सी होती है 3, तो 3 से भाग लगाएंगे, 1 से कभी नहीं भाग लगाएंगे बच्चों अगर गुणनखंड कर रहे हैं तो आप, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है 1 से सभी संख्याओं में भाग चला जाता है, इसी वजह से 1 को हम छोड़ देते हैं और अगली विषम संख्या 3 से भाग लगा के देखते हैं। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 एकन 3, यहाँ से कितना बचा 2 बचा, तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21, कितनी बार कट गया 17 बार कट गया। 17 एक अभाज्य संख्या होती है जो 17 से ही कटती है, 17 एकन 17। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए बच्चों कि 5 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 17, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे पावर के रूप में। तो 5 की पावर 2 होगी, 3 की पावर भी 2 होगी यहाँ पर, और 17 की पावर 1 है, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई हो तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला नेक्स्ट पार्ट चौथे पर चलता हूँ। ठीक है बच्चों, जल्दी उतारो फटाफट। बच्चों इनको आपको सीखना है बस केवल, क्योंकि बच्चों मैथ को कभी भी रटा नहीं जाता है। अगर आप एक बार गुणनखंड करना सीख गए तो कोई भी संख्या आ जाए उसका गुणनखंड आप आसानी से निकाल पाओगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, वो कितना है कि 5005। तो आपको 5005 का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लास्ट वाला डिजिट देखना, लास्ट वाला डिजिट 5 है जो कि विषम है, तो डायरेक्ट 5 से भाग लगाओ, वो हमेशा कट जाएगी। तो 5 एकन 5 और ये ना जाने की 0 और 5 एकन 5। अब उसके बाद बच्चों आपका विषम है तो विषम संख्या से भाग लगाएंगे 3 से, तो 3 तिया 9 और 1 बचा 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा 11 हो गया। तो बताइए बच्चों 3 का भाग 11 में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 से तो भाई नहीं कट रहा। फिर हम क्या करेंगे, अगली संख्या 5 से काटेंगे, लेकिन आपको पता है 5 से वही संख्या कट सकती है जिसका लास्ट वाला डिजिट 5 आए। फिर उसके बाद अगली संख्या 5 के बाद कौन सी होती है विषम, 7। तो 7 से काट के देखते हैं, तो 7 एकन 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचे 21, यानी ये 7 से कट जाएगा। बच्चों आपको इसी प्रकार से सीखना है, इसी प्रकार अगर आप सीखेंगे इसको तो बहुत ही अच्छी तरह से गुणनखंड करना आप सीख लोगे, क्योंकि यही तरीका होता है गुणनखंड करने का। जब आप अच्छी तरह से इनको सीख भी जाओगे तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि ये कौन सी वाली संख्या से कट सकता है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि 7 से काटेंगे, तो 7 एकन 7, यहाँ से 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 21 हो गया, और 7 तिया 21, तो कितनी बार कट गया ये 143 बार। फिर से आपको पता है लास्ट वाला डिजिट विषम है, तो विषम संख्या से भाग लगाएंगे 3 का, तो 3 चौक 12, 2 बच्चे 23 हो गया। 3 का भाग कभी भी 23 में नहीं जाता है, आपको पता है, तो इसी वजह से इसे बटोरेंगे। फिर क्या करेंगे, अगली संख्या से देखेंगे। अगली संख्या 5 होती है, लेकिन 5 से बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि देख लो लास्ट वाला डिजिट इसका 3 आ रहा है और 5 के पहाड़े में कभी भी लास्ट में 3 नहीं आता है। उसके बाद 7 से देखेंगे, 7 से भी नहीं कटेगा, काट के देख लो बच्चों जल्दी फटाफट। फिर अगली 9 पे चलेंगे, 9 से भी नहीं कटेगा ये, फिर 11 से काट के देखेंगे जो कि 11 से कट जाएगा। तो देखो 11 एकन 11, 3 बचे 33 हो गया, 11 3 33। तो बच्चों यही रूल होता है गुणनखंड करने का। ठीक है बच्चों, ये सबसे बेसिक तरीका है। तो अब 13 अभाज्य संख्या है, केवल 13 से कटेगी, 13 एकन 13। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए बच्चों कि 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब इसको पावर के रूप में जब लिखेंगे तो ये 5 की पावर 1 ही है और 7 की भी 1 है, क्योंकि ये सभी एक ही एक बार आ रहे हैं, और 13 की पावर 1।
ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी क्वेश्चन पर। तो वो क्या है कि 7,429 यानी 7429। तो 7429 का आपको करना है गुणनखंड। अब मैंने आपको गुणनखंड करना सिखा दिया है। आप चाहो तो पहले वीडियो को रोककर आप इसका जल्दी सॉल्यूशन करो। अब फिर इसके बाद में चलता हूँ। ठीक है बच्चों, चलता हूँ मैं। तो आपको पता है लास्ट वाला डिजिट कैसा है, विषम है। तो विषम संख्या से भाग लगाएंगे 3 से। तो 3 दूनी 6, 1 बचा 14 हो गया, और 3 चौक 12, यहाँ से 2 बचे 22 हो गया, फिर 3 सत्ते 21, 1 बचा 19 हो गया, और 3 के फाड़े में 19 आता नहीं है। फिर क्या करेंगे, इसे रफ करेंगे, फिर अगली संख्या विषम संख्या से काटेंगे। 5 से हम बिल्कुल नहीं काटेंगे क्योंकि पता चल गया हमें लास्ट वाला डिजिट 5 नहीं है। उसके बाद 7 से काटेंगे। तो बच्चों ये 7 से नहीं कटेगा, काट के आप देख सकते हो, मैंने आपको सिखा रखा है। 9 से काटेंगे तो 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से काटेंगे तो 11 से भी नहीं कटेगा। तो ये सीधा आपको कटेगा 17 से। आप यदि 17 से इसे डायरेक्ट काटेंगे तो 17 से कट जाएगा। तो देखो 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौका 68, यानी 4 बार चला जाएगा। 68 यहाँ से कितने बचे, यानी यहाँ बचे 6, तो 62 हो गया। और 17 × 51, 17 × 51, 17 चौका से ज्यादा हो जाएगा 62 से, इसलिए 17 × 51। तो अब कितने बचे बच्चों, अब आपके बचे यहाँ से 11। यदि 62 में से 51 घटाएंगे तो 11 बचे, और 9 जब लगाएंगे उसके पीछे तो 119 हो गया। और 17 और 119 जब 17 का पहाड़ा पड़ेंगे तो बच्चों 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119 होते हैं, यानी 7 बार ये चला जाएगा। तो टोटल कितनी बार गया ये, 437 बार। तो बच्चों आपको फिर से क्या करना है कि लास्ट वाला डिजिट आपको पता है विषम है, तो विषम संख्या से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 5 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। ये डायरेक्ट कटेगा किस वाली संख्या से, 19 से। ये कटेगा डायरेक्ट 19 से। तो 19 काटेंगे तो 19 दूनी 38, कितने बचे यहाँ से, 5 बचे, तो 57 हो गया क्योंकि 7 है। तो 19 × 3 = 57। तो यानी कितनी बार कट गया बच्चों के, 23 बार। 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 से ही कटेगी, 23 × 23। तो इसके गुणनखंड हो गए इसके 17 × 19 × 23। इसे अगर हम पावर के रूप में लिखेंगे तो 17 की भी पावर 1 ही है, और 19 भी 1 ही बार है, और 23 भी 1 ही बार है। ये हो गए बच्चों इसके गुणनखंड। मैं बच्चों आपसे उम्मीद करता हूं आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ 1 नंबर पक्का हो गया होगा, क्योंकि अब यहां पर कोई भी संख्या रख दे कहीं पर भी, कोई से भी एग्जाम में, तो आप उसके गुणनखंड निकाल लोगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत बेसिक तरीका बताया है गुणनखंड करने का। ठीक है बच्चों, तो इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लो। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ × एलसीएम। यानी बच्चों आपको ये निम्न 3 सवाल दे रखे हैं। सबसे पहले आपको इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जब आप एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे ना, उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन की जांच करनी है, यानी आपने जो आंसर निकाला है एचसीएफ एलसीएम वो सही है कि नहीं। वो कौन बताएगा, ये फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बताता। तो बच्चों अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम होता है। अब बच्चों आपको ये निम्न 3 सवाल दे रखे हैं। इन तीनों सवालों को आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। उसके बाद जब आप एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे ना, अपने उत्तर की जांच भी करनी है कि आपने एचसीएफ और एलसीएम सही निकाला है। वो कौन बताएगा, ये फॉर्मूला। ये एचसीएफ और एलसीएम में जो संबंध दिया गया है ये आपका फॉर्मूला होता है, यही उत्तर की जांच कराता है। तो चलिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन उतार लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 26 एंड 91। तो 26 के सबसे पहले आपको करनी है गुणनखंड। बच्चों याद करो, आपने एचसीएफ एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा सीखा था, यानी भाग विधि द्वारा सीखा था। लेकिन अब आपको ऐसे यहाँ पर भाग विधि द्वारा नहीं सीखना है, गुणनखंड विधि से सीखना है।
जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में गुणनखंड करना सिखाया था। इसी प्रकार इनका गुणनखंड करेंगे। तो 26 के आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि छोटी संख्या है कि 13 दूनी 26 और 26 एकन 26। अगर आप इसमें एक लिख भी लो तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि 13 दूनी 26 एकन 26 ही होता है। एक की गुणा करेंगे तो अगर हम 91 के गुणनखंड करें तो 91 के गुणनखंड होते हैं 13 सत्ते 91 और 91 एकन 91। तो बच्चों अब आप याद रखो, जब आप HCF निकालो, जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड हैं उनमें जो कॉमन होता है वो लेते हैं। एक तो 13 कॉमन है और एक कॉमन है, तो इसका मतलब 13 और 1। याद रखो बच्चों, HCF निकालने के लिए जो दो संख्याओं के गुणनखंड है उन दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है वही आपका HCF कहलाता है। तो 13 एकन 13। तो बच्चों HCF कितना आ गया इसका? HCF आ गया इसका 13। उसके बाद निकालना है आपको LCM। अब LCM कैसे निकालेंगे कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन है वो लेंगे, यानी जो HCF लिया था वो लेंगे, और उसके बाद दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो बचा रह जाता है उन दोनों को उनको उतार लेते हैं। जैसे मैंने आपको पता है यहाँ पर लिया था 13 कॉमन था और उसके बाद 1 कॉमन था, और अब उसके बाद क्या बचा रह गया था शेष दोनों संख्याओं में? एक 2 बची रहेगी, एक 7 बची रहेगी है, वो उतार लेंगे LCM के अंदर। तो अब इसकी गुणा करेंगे तो देखो कितना हुआ, 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182, 182। तो LCM कितना आ गया बच्चों आपका? 182। अब आपको चेक करना है यहीं पर कि आपने जो HCF 13 निकाला था और LCM 182 निकाला था ये सही है या गलत है। तो वो आइए चेक करते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, अब ये दो संख्याएं कौन सी होंगी? जिसका आपने LCM निकाला है वही संख्या आपकी दो संख्याएं होंगी। तो पहली संख्या क्या है? 26। यहां पर पहले लिखेंगे बच्चों की उत्तर की जांच, यहां लिखेंगे सबसे पहले उत्तर की जांच। तो आपको पता है दो संख्याएं कौन सी हैं कि 26 है, और यानी पहली 26 है और दूसरी 91 है, और बराबर HCF आपने कितना निकाला था? HCF आपने निकाला था 13 और LCM कितना निकाला था? 182। यदि ये दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं तो आपका उत्तर सही है। अगर इक्वल नहीं आए तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। ठीक है बच्चों, चलो इसकी गुणा करते हैं। अब 91 की भाई 26 में गुणा कर लेते हैं। चलो तो 1 6 और 1 2 और 9 6 के 54 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। तो यानी 6 और ये 4 और 2 6 और ये 23। तो कितना आया ये? जब 26 की 91 में गुणा करेंगे तो ये आ गया आपका 2366। अब बच्चों 13 की करनी है 182 में, तो 13 दूनी 26 का 6 और 13 मट्ठे 104, 104 और हासिल कितने थे? 2, क्योंकि 13 दूनी 26 था। तो कितना हो गया? 106, 106 का 6 हासिल 10 और 13 एकन 13, 13 और 10 23। तो देखो बच्चों दोनों साइड बराबर आ रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ रही हैं। इसी वजह से आपका ये क्वेश्चन सही है। तो ये हमने यहाँ पर जांच कर लिया कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था वो एकदम सही है। आपको उत्तरमाला में चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों अब इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो बच्चों जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे रफ कर रहा हूँ जल्दी। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट उतारते हैं। चलो सेकंड पार्ट है इसका 510 एंड 92। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है? 510 के गुणनखंड करने हैं। आप डायरेक्ट तो नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको मैंने जो सिखाया था उसी प्रकार से इसके गुणनखंड करो। तो आपको पता है लास्ट वाला डिजिट 0 है तो सम संख्या से हम भाग लगाएंगे। तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10। उसके बाद लास्ट वाला डिजिट 5 आ रहा है तो 5 से ही इस संख्या को काटो क्योंकि वो हमेशा कट जाएगी। 5 25, 5 एकन 5। उसके बाद विषम यानी 1 आ रहा है तो 3 से काटेंगे। तो ये कितना हो गया? 17 × 51। वैसे भी आप जानते हो मैंने आपको गुणनखंड करना सिखा दिया है, बहुत ही बेसिक थे एकदम 0 लेवल से। और 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 एकन 17। तो 510 के गुणनखंड कितने आए आपके कि 2 गुणा 5 कि 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा
17 और गुणा 1 भी हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि 1 का तो किसी में गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। उसके बाद करेंगे 92 के। तो देखो 92 के कैसे गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि लास्ट वाला डिजिट सम है, तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 से काटेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो 92 के गुणनखंड कितने हुए कि 2 गुणा 23 गुणा 1। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि HCF निकालना है, और HCF के लिए मैंने बच्चों आपको सिखाया था। बच्चों गर्मी काफ़ी पड़ रही है, इसीलिए बीच बीच में परेशानी आ जाती है, इसके लिए खेद है। तो चलिए HCF निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो दोनों गुणनखंडों में कॉमन होगा वही आपका HCF होगा। एक तो 2 कॉमन है और उसके बाद क्या कॉमन है आपका, उसके बाद 1 ही कॉमन है केवल, और उसके बाद कोई भी संख्या ऐसी कॉमन नहीं है। तो इसका गुणनखंड यानी HCF कितना हो गया कि 2 गुणा 1, तो HCF आ गया इसका आपका 2। मान 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही होता है बच्चों, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो। चलो बच्चों अब इसके बाद हम निकालेंगे LCM। तो LCM निकालने के लिए बच्चों थोड़ा ध्यान देना, कहीं पर हमें कोई अंक छूट ना जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल देखो 2 ही कॉमन है। अगर आपको दिख रहा हो कॉमन तो आप ले सकते हैं, वैसे यहाँ तक आप मुझे दिख रहा है जहाँ तक, इसमें 2 ही होगा, ठीक है। अब LCM निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जो कॉमन है वो तो लेंगे ही, ठीक है। जो HCF लिया था वो लेंगे, और उसके बाद जो दोनों गुणनखंडों में जो बचा रह जाता है वो भी लेंगे। तो क्या क्या बचा रह गया इसमें, ऊपरली संख्या में क्या बचा रह गया, पहले ये उतारेंगे कि 5 रह गया, 3 रह गया और 17 रह गया। और नीचे वाली में क्या क्या रह गया कि 1 2 रह गया, 1 23 रह गया। इतनी संख्याएं आपके पास बची रहेगी। उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाइज करेंगे, आपका LCM आ जाएगा। तो देखो 2 पंजे 10 और 10 तिया 30, 30 दूनी 60। अब 60 की गुणा और 23 की 17 में गुणा करनी है। तो यदि हम 60 में 17 की गुणा करें तो 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102 और एक 0 आपके पास है। तो यहाँ तक तो हुई है गुणा कंप्लीट। उसके बाद 23 की गुणा और करनी है इसमें, तो गुणा करनी बच्चों आपसे आती होगी। तो 23 की गुणा करेंगे तो 23 0 0 और 23 दूनी 46 का 6 हासिल 4, तो 4 ही रहेगा, और 23 एकन 23। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका कि 23,460। हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। तो बच्चों इस यहाँ लिख देंगे LCM। बच्चों गर्मी की इतनी गर्मी है कि दिमाग चल नहीं पा रहा है, क्योंकि आपको पता है गर्मी का मजा ही तो अलग है पढ़ाने में। तो बच्चों अब आपने LCM निकाल लिया, जो कि कितना आ गया 23,460। कुछ कह रहा हूँ, कुछ निकाल रहा हूँ मुझसे, ठीक है बच्चों। चलो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है, चाहे गर्मी हो या कुछ भी हो, क्योंकि हमें तो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। सीधा पॉइंट है कि उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर यहाँ लिखेंगे, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करनी मैंने आपको बता दी है। क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल करेंगे। 2 संख्याएं कौन सी आपकी बार आपकी 510 और 92। तो 510 और 92 गुणा, और बराबर HCF कितना आया था आपका 2, और LCM आया था 23,460। तो बच्चों आपको 510 की गुणा करनी है 92 में। तो चलो भाई कर लेते हैं साइड में। तो 0 तो हम रहने देते हैं, क्योंकि 0 तो एंड में लगा ही लेंगे। तो करनी है आपको 51 की 92 में गुणा। तो 1 2 2 1 9 9 और 5 दूनी 10 और 5 निम 45, 45 और 1 46। तो ये हो गया आपका 2 9 और ये 46, यानी 4692, 4692 और एक 0 आपके पास थी। तो ये कितना बन गया 46,920। और उसके बाद बच्चों अब 23,460 की करेंगे 2 में गुणा। तो 2 0 0, 2 छिक्के 12 का 2 और हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो देखो बच्चों दिखाई दे रहा है दोनों साइड बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब हमारा उत्तर एकदम सही है। तो तीसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है 336 एंड 54।
तो बच्चों सबसे पहले आपको 336 के करने हैं गुणनखंड, तो कर लेते हैं साइड में। तो देखो लास्ट वाला संख्या जो है आपका सम है, तो सम संख्या से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं किस प्रकार काट रहा हूँ। तो 2 अट्ठे अब 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 से 7 एकम 7। तो 336 के गुणनखंड आपके हो गए। थोड़ा साइड से लिखते हैं। 336 के गुणनखंड आपके हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1। इसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना कि 2 की पावर कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, इस प्रकार हम लिख भी सकते हैं। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी आपका सही होगा एकदम। तो बच्चों अब उसके बाद 54 के और गुणनखंड करने हैं। तो आपको पता है 3 तिया 9 डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, एकम 54। अरे छोटी संख्या है, इतना तो आप जानते भी होंगे। तो चलो पहले HCF निकाल लेते हैं बच्चों। HCF के लिए याद रखो कि जो दोनों में कॉमन होता है, और क्या क्या कॉमन है यहाँ पर, केवल एक 3 है और एक 2 भी है, और बस इतना ही है बस ना बच्चों। हाँ बस ठीक है। तो एक और रहेगी तो एक भी उतार लेते हैं। एक को तो आप उतारो भी, नहीं उतारोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें क्या क्या लिया था हमने, एक 2 लिया था, एक 3 लिया था और एक 1 लिया था, यही कॉमन थे आपके। अब इसकी मल्टीप्लाइज करेंगे तो HCF कितना आ जाएगा आपका कि 3 दूनी 6। तो बच्चों HCF आपका आ गया 6। उसके बाद निकालेंगे LCM। हाय गर्मी। तो बच्चों LCM के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जो दोनों में कॉमन था वो उतारेंगे कि पहले 2 थी और 3 थी और 1 थी, और उसके बाद जो दोनों संख्याओं में बचे रह जाती हैं वो संख्याओं को उतारेंगे। तो एक 2 बची रहेगी ऊपरली वाली में, एक और 2 रहेगी और एक और 2 रहेगी, तो इसका मतलब 3 2 रहेगी थी और एक 7 रहेगी। उसके बाद बच्चों निचली वाली संख्या में और लेना है। क्या बचा रहेगा नीचे वाली में कि 3 गुणा 3 और गुणा, बस इतना ही रहा है बच्चों। अब इसके क्या करेंगे, मल्टीप्लाइज कर लेंगे। मल्टीप्लाइज करने के लिए 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48, और ये कितना हुआ कि 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, यानी 63 की गुणा 48 में आपको करना है। तो 8 तिया 24 और 8 छिंग 48, 48 और 2 50 और 4 तिया 12, हासुल 1, 4 छिंग 24 और 1 25। ऐड करो जल्दी फटाफट, 2 0 3, तो क्या आ गया 3024। 3024 3024 3024। तो बच्चों HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। चलो उत्तर की जांच कर लेते हैं जल्दी फटाफट। तो उत्तर की जांच यहाँ लिख लेते हैं पहले। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच जब आप करेंगे तो आपको पता है कौन सी 2 संख्याएं थी। पहली संख्या थी 336 और दूसरी संख्या थी 54, और HCF आपका आया था 6 और LCM आपका आया था 3024। चलो बच्चों साइड में भाई 54 की 336 में गुणा करनी ही पड़ेगी। तो 4 छिंग 24 का 4 और 4 तिया 12, 2 14 का 4 और 4 तिया 12 और 1 13 और 5 छिंग 30, 5 तिया 15 और 5 यानी 5 तिया 15 और 1 16। तो बच्चों ये गुणा सही करिए, जल्दी चेक कर लो फटाफट। तो उसके बाद ऐड करेंगे तो ये 4, 8 और 3 11 का 1, हासुल 1 2 और 6 8 और ये 1। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 18,144। अब भाई इसको भी 18,144 बनाना होगा तभी आपका सही होगा। अगर गलत, अगर बराबर नहीं आया तो समझ लो बच्चों आपने HCF या LCM में गलती की है। लेकिन बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है कि गर्मी में गलती हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चों, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलो गुणा करके देख लेते हैं। 6 चौक 24 का 4, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4, हासुल 1 और 1 ही रहेगा, 6 तिया 18। देखो बच्चों चेक कर लो जल्दी फटाफट, दोनों साइड बराबर आ रही हैं, एकदम इक्वल। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है
अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब की बार आपको 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पिछले क्वेश्चन में 2 संख्याओं का निकाला था, अब की बार 3 का निकालना है। तो आपको डरना नहीं है क्योंकि आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया है, इसी प्रकार इसको निकालना है। तो चलिए सिखाता हूं मैं आपको 3 संख्याओं का एचसीएफ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन उतार लेते हैं, 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 के गुणनखंड करने हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 एका 12। छोटी संख्या है, डायरेक्ट आप इसको गुणनखंड कर सकते हैं। इसी प्रकार 15 के करेंगे तो 5 तिया 15 और 15 एकन 15। इसी प्रकार 21 के करेंगे तो 3 यानी 7 तिया 21 या 3 सत्ते 21 और 21 एकन 21। तो बच्चों अब आपने गुणनखंड जब कर ही लिए हैं तो एचसीएफ मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो अब पिछले क्वेश्चन में क्या होता था दोनों संख्याओं के, कि दोनों संख्याओं के अंदर, दोनों संख्याओं के गुणनखंड के अंदर जो कॉमन होता था वही आपका एचसीएफ होता था। लेकिन अब तीनों संख्याओं में जो कॉमन होगा यानी यूनिक जो तीनों संख्याओं में होगा वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो देखो तीनों संख्याओं में क्या क्या कॉमन है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 तो है ही नहीं है, तो 2 तो कैंसिल। तो इसके बाद 3 देखते हैं तो 3 इसमें है और इसमें भी है और इसमें भी है। बच्चों तीनों में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसमें 3 ना हो, केवल 2 में 3 हो तो उसे ले लें, नहीं, तीनों में जो कॉमन होगा एक जैसा वही लिया जाएगा। तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3 और उसके बाद बताए 1 तो सभी में होता है तो 1 लेंगे, तो गुणा करेंगे 3 एकन 3। एचसीएफ कितना आ गया आपका कि 3। उसके बाद निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन आता है तीनों में वो उतार लेते हैं कि 3 और 1 कॉमन था। उसके बाद जो तीनों में जो संख्या बची रह जाती है उसे उतारेंगे। चलो उतारते हैं। इसमें तो देखो 2 रह गया यानी 2 के 2 रह गए थे और 1 और कुछ नहीं था, बस इतना ही था लास्ट। और 15 में देखते हैं तो 15 में 5 रह गया था और 21 के गुणनखंड में देखें तो 7 रह गया था। इतने आपकी संख्या बची रहेगी, अब इसकी मल्टीप्लाइज कर देंगे वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 30 सत्ते 210। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चे उसका 210। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपका हुआ कंप्लीट। अब इसमें कोई उत्तर की जांच नहीं करनी है आपको, उत्तर की जांच केवल 2 संख्याओं के एचसीएफ में ही करते थे। तो चलेंगे अब इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट आपका दे रखा है 17 और 23 और 29। तो 17 के गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 एकन 17, केवल 17 से कटेगी। 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो 23 एकन 23 और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, 29 एकन 29। अगर आपको संख्याएं सीखनी है तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखें क्योंकि बच्चों मैंने उसमें सभी संख्याएं सिखा रखी हैं। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मैंने आपको बता दिया है कि जो दोनों में तीनों में जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो तीनों में केवल एक ही कॉमन है तो एक ही आपका इसका एचसीएफ हो गया। उसके बाद एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन था वो तो लेंगे ही और जो बचा रह गया तीनों संख्याओं में वो उतार लेंगे। तो एक 17 बची रहेगी, 23 बची रहेगी, 29 बची रहेगी। तो अब आपको क्या करना है, 17 की 23 गुणा और 23 की गुणा यानी तीनों की गुणा करनी है और यहाँ पर लिखना है। तो चलिए गुणा करते हैं पहले। तो 23 की 17 में करेंगे पहले गुणा। तो 17 × 51, 17 दूनी 34 और 5 39 यानी 391। फिर के उसके बाद करनी है 29 की गुणा। तो देखो 29 का पारा नहीं आता तो 9 का कर लो कि 9 एक का 9 और 9 निम 81 का 1 हासिल 8 और 9 तिया 27 और 8 कितना हुआ 35। उसके बाद 2 की करेंगे, 2 एक 2, 2 निम 18 और 2 तिया 6 1 7। तो इसको ऐड करेंगे तो ये 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 तो 4 7 और 4 11। तो ये आ गया बच्चों आपका कि 11,339। ये हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ आपका आया था 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हुआ कंप्लीट। तो चलिए चलते हैं अब इसके आखिरी क्वेश्चन पर। तो आखिरी क्वेश्चन तो आते हैं, चलो
आखिरी क्वेश्चन थर्ड है आपका कि 8 और 9 और 25। तो बच्चों 8 के गुणनखंड करने हैं पहले, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकन 8। उसके बाद 9 के करने हैं, तो 3 तिया 9 और 9 एकन 9। तो बच्चों उसके बाद 25 के करने हैं, तो 5 25 और 25 एकन 25। तो ये हो गए तीनों संख्याओं के गुणनखंड। अब बच्चों क्या करना है आपको कि HCF निकालना है, और HCF निकालने के लिए जो तीनों संख्याओं में कॉमन है वही लेंगे। कई बार मैंने आपको रिपीट कर दिया है इसी वजह से, क्योंकि अब तक आप सीख गए होंगे। तो बच्चों HCF में आपने देखा कि क्या क्या कॉमन था, इसमें 2 है, इसमें तो 2 है ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी केवल एक ही कॉमन है। तो HCF आ गया आपका 1। उसके बाद बच्चों आपको निकालना है LCM निकालने के लिए मैंने आपको बताया जो कॉमन है वो, और जो बचा रह जाता है सब कुछ उतार लेंगे। तो सीधा सीधा देखो, अगर हम इनको उतारेंगे तो बनती तो संख्या यही है, क्योंकि इसमें कौन सा कॉमन आया था कोई भी। तो यहाँ ये लिख देता हूँ मैं 8 गुणा 9 गुणा 25। तो LCM बराबर 9 अट्ठे 72 और 72। चलो पहले देख लें, 25 चौका 100, 25 अट्ठे होते हैं बच्चों 200, और 200 की गुणा करेंगे 9 में, तो ये हो गया 1800। तो ये आपका आ गया LCM। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 यहां तक हुए कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें बच्चों, क्योंकि बच्चों मैं आपको मैथ एकदम कंप्लीट कराऊंगा। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 306 और 657 का HCF दे रखा है आपको 9। तो 306 और 657 का LCM आपसे ही पूछा है। अब आप गुणनखंड विधि द्वारा LCM निकालने की गलती ना करें बच्चों, ध्यान रखना, गुणनखंड विधि से LCM आप नहीं निकालना है इसका। क्यों? क्योंकि इसका HCF आपको दे रखा है। तो आपको इसका HCF दे रखा है तो कोई तो वजह होगी। वो वजह क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि जब आप HCF LCM निकालते थे दो संख्याओं का, तो उसके उत्तर की जांच करते थे। इसी फॉर्मूले से आपका LCM आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, गुणनखंड विधि से आपको नहीं करना है। और वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे, यानी 306 गुणा 657। यही तो आपकी दो संख्या हैं, देख लो ये दोनों सेम ही हैं। और उसके बाद HCF आपको इसका 9 दे रखा है, LCM आपसे पूछ रहा है। तो अब आपको पता है 9 LCM का गुणांक है, ये इधर जाकर भाग में चला जाएगा। तो 306 और गुणा 657 बट्टे 9 बराबर LCM। अब देखो इसका भाग लगा दो और मल्टीप्लाई कर दो, LCM आपका आ जाएगा। कहाँ गुणनखंड विधि करते, बेवकूफी वाले कार्य करते। तो अब क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 तिया 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौक 36। तो कितनी बार चला गया, 34 बार चला गया। अब क्या करना है, 34 की गुणा करनी है 657 में। तो बच्चों जब 34 की गुणा 657 में करेंगे तो ये आ जाएगा, मैंने गुणा कर रखी है बच्चों, आप करके भी देख लेना। ये आ जाएगा आपका 38,320 बराबर LCM। तो बच्चों LCM कितना आ गया, कि ये आ गया आपका 38,320 की। तो ये हो गया आप इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5 दिया है आपको, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन करना क्या चाह रहा है और कहना क्या चाह रहा है आपसे। तो बच्चों ये संख्या है आपकी 6 की पावर n, और ये n यहां पर क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या। ये आपसे कह रहा है कि यदि n की जगह हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखें, चाहे 2 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 5 रखो, तो इनको सॉल्व करने पर क्या कभी लास्ट वाला डिजिट जो है वो 0 आ सकता है। जैसे मैंने 6 की पावर 1 की तो 6 ही आ गई, 6 की पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा, 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 आता है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो लास्ट वाला डिजिट आ रहा है आपका, क्या कभी 0 आ सकता है।
तो मैं आपको बता दूं 0 कभी नहीं आएगा। चाहे 6 की पावर 4 करो, जो 6 की पावर 5, कहीं तक भी कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दो, वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी मैं आपको बता रहा हूं रीजन, और कॉपी में कैसे सॉल्व करके आना है तुम्हें वो भी आपको मैं बताता हूं। तो बच्चों सबसे पहले 6 के करेंगे गुणनखंड, तो 6 के गुणनखंड हो गए 3 दूनी 6। अब उसके बाद बच्चों अब आपको पता है इसको हम अलग अलग पावर लिख सकते हैं कि 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n। जब भी अगर घात सेम हो तो अंदर वाले की गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, तो 6 की पावर n। तो बच्चों याद रखना कि लास्ट वाला डिजिट 0 अंक तभी आ सकता है जब आपके पास 5 का गुणनखंड हो और 2 का गुणनखंड हो। 5 का गुणनखंड हो और 2 का गुणनखंड हो, तभी लास्ट वाला डिजिट हमेशा 0 आएगा। देखो जैसे मैंने लिखा 5 का गुणनखंड है हमारे पास और 2 का गुणनखंड है, ठीक है। अब इसमें मैं n की जगह कोई भी संख्या रख लूं, चलो 3 रख देता हूं, आपकी मानता हूं, ठीक है। क्या 1 रखूं? अरे 3 ही रहने दो, 3 भी तो प्राकृतिक संख्या है। तो देखो 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो देखो ये कितना हुआ 5 दूनी 10, क्योंकि घात सेम है तो अंदर वाले की गुणा हो जाती है। तो ये इसको जब खोलेंगे तो कितना हो जाएगा कि 3 0 आ जाएंगी। तो देखो लास्ट वाला डिजिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपको पता चल गया होगा ये 0 अंक तभी आ सकता है जब आपका 2 का गुणनखंड और 5 का गुणनखंड हो, तभी आपका 0 आएगा। लेकिन यहां पर बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां पर आपका 2 का गुणनखंड तो है लेकिन 5 का गुणनखंड नहीं है। अगर 5 का यहां पर गुणनखंड होता 3 की जगह, तो आपका 0 अंक पर समाप्त हो सकती थी संख्या। तो यहां लिख देंगे कि 6 की पावर n में कभी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि 5 की पावर n इंटू 2 की पावर n का गुणनखंड होना चाहिए, या फिर 5 की पावर n का गुणनखंड नहीं है इसमें, इसी वजह से। तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, जल्दी से उतार लो फटाफट। मैं चलता हूं और इस क्वेश्चन को उतारता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो आपको बच्चों ये संख्या जो दे रखी है, पहली संख्या ये गुणा और प्लस में दे रखी है, दूसरी संख्या ये भी गुणा और प्लस में दे रखी है। तो ये चेक करके बताना है कि क्या ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, भाज्य संख्या हमारी वह संख्या होती है जो 2 से अधिक अंकों से कट जाए, यानी वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी अन्य संख्या से कट जाए, वह आपकी भाज्य संख्या होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इनको सरल करके देखना है। तो सबसे पहले इस संख्या को उतार लेते हैं, पहली को 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसके गुणनखंड 2 से अधिक आ रहे हैं कि नहीं। यदि 2 से अधिक आएंगे तो भाज्य संख्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है यहां तक ये एक संख्या है, यहां तक दूसरी संख्या है, तो इसमें से आपको 13 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो 13 कॉमन लेंगे तो यहां बचे रह जाएगा आपका 7 गुणा 1 और प्लस यहां रह जाएगा 1, क्योंकि भाग लगाते हैं 13 से 13 कटा, यहाँ 13 1 13, तो 13 और 11 7 77 और 1 78। अगर मैं इसमें 1 की गुणा कर दूं, अगर इसमें 1 की गुणा कर दूं तो वही संख्या रहने वाली है, क्योंकि 1 की तो गुणा किसी में भी कर लो सेम रहती है बच्चों। तो देखो ये इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, तो यहां लिख देंगे कि 7 गुणा 11, या फिर डायरेक्ट लिख दो, अतः इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं दूसरी संख्या पर। तो दूसरी संख्या है इसकी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस के 5। देखो बच्चों यहां तक गुणा में संख्या 1 मानी जाती है और ये दूसरी संख्या
हमेशा जो संख्या चेंज होती है वो प्लस माइनस के बाद ही चेंज होती है। गुणा में कभी हमेशा जो भी जितनी भी संख्या लिख रही है गुणा में वो एक ही संख्या होती है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, इसमें देखो 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ रह जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का यहाँ रहेगा 1 क्योंकि 5 का भाग लगा रहे हैं इसमें। कॉमन लेना यानी संख्याओं में भाग लगाना। तो ये 5 और ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 7 6 42 और 42 दूनी 84 और 84 की चाहती है 12 में करनी है गुणा। 84 की 12 में गुणा करनी है। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4 और 12 अट्ठे 96। तो 96 और 4 कितने हुए बच्चों, 96 और 4 हुए 100 यानी 108 हुआ, सॉरी 100 यानी 1008 हुआ, सॉरी बच्चों। तो ये हुआ 1008। और अब ये इसमें देखो अगर मैं 1 की गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस यहाँ से क्या कोष्टक उठा देता हूँ और गुणा का चिन्ह लगा देता हूँ और यहाँ पर 1 लगा देता हूँ, क्योंकि अगर आप इन संख्याओं में 1 की गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही संख्या रहेंगी। तो देखो ये भी क्या है, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसीलिए ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो ये भी क्या थी, ये भी एक भाज्य संख्या थी। तो बच्चों मैंने आपको बता दी है कि ये क्यों है भाज्य संख्या, और यहाँ पर मैं सॉल्व करके भी बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ आपका कंप्लीट। आपको रफ में इसी प्रकार यानी करके आना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी नंबर नहीं काटेगा आपका, ये मेरी गारंटी है बच्चों। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का आखिरी क्वेश्चन है और ये काफी बड़ा सवाल है, लेकिन करने में बहुत ही आसान है और 2-3 लाइन का है, बस इसका लिखा ही ज्यादा है, इसलिए मैं इसे बोर्ड पे नहीं लिख पा रहा हूं। अगर बच्चों आपका साथ रहेगा, यदि सपोर्ट करोगे आप मुझे, तो मैं जल्दी आपको सुविधाओं के साथ यानी लाइव क्लास कराया करूंगा, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं आप 7वें क्वेश्चन पर। तो 7वां क्वेश्चन क्या करा है मैं आपको समझाता हूं और क्वेश्चन को हल करते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है बच्चों। एक आपका कोई मैदान है, जैसे आप किसी स्कूल में गए होंगे बड़े से में, तो आपने एक मैदान देखा होगा, यह है मैदान। तो बच्चों मैदान में एक सोनिया है और एक है आपका रवि, ये दोनों एक ही स्थान पर हैं और एक ही समय, अब ये दोनों दौड़ लगाने के लिए खड़े हैं। अब एक ही समय पर ये दौड़ लगाना स्टार्ट करते हैं, यहां से एक ही समय पर दौड़ लगाना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सोनिया जो है वो एक चक्कर 18 मिनट में कंप्लीट करता है। कितने में? सोनिया जो है वो 18 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करता है और रवि जो है वो 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। रवि जो है वो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है। अब बच्चों ये आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा समय होगा या फिर वो कौन सा चक्कर होगा, ये कितने समय बाद वो प्रारंभिक उसी स्थान पर मिल जाएं, दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएं, वो आपको बताना है। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, सीधा आपको एलसीएम निकालना है इन दोनों संख्याओं का, 18 और 12 का। क्यों बच्चों मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो यहां से जब सोनिया ने जब दौड़ना स्टार्ट किया तो एक चक्कर कंप्लीट कर लिया उसने 18 मिनट में, और जब रवि ने दौड़ना स्टार्ट किया तो उसने लगा लिया 12 मिनट में एक चक्कर। तो जब रवि ने 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट किया था तो सोनिया पहले चक्कर में हो सकती है यहां पर हो, यानी उससे पीछे ही चलेगी, उससे कभी आगे तो निकल नहीं सकती है, तो पीछे है, तो उसने एक कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद जब सोनिया पहुंची होगी जब तक रवि आगे निकल चुका होगा। अब 12 दूनी 24 यानी 12 दूनी 24 मिनट में दूसरा चक्कर लगा लिया रवि ने, और 18 मिनट में वो एक ही चक्कर लगा पा रही थी। तो जब 18 से जब प्लस चली वो, यानी 18 मिनट से जब ऊपर चली तो उसने एक चक्कर लगाने के बाद थोड़ा आगे चली गई होगी। उसके बाद 18 दूनी 36 यानी वो 2 चक्कर 36 मिनट में लगा रहा है। और हम बात करें रवि 36 मिनट में तो वो 3 चक्कर लगा लेगा, क्योंकि 12 दूनी 24 12 × 3 = 36। तो पता चल गया आपको कि जब
तीसरे चक्कर में वो प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। वो क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि जब तक 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगा पाएगी और रवि जब तक 3 चक्कर लगा लेगा। तो कितना आ गया इसका आंसर? डायरेक्टली इसका आंसर आ गया 36। अब कैसे आपको हल करके आना है मैं आपको बता रहा हूं। एक चक्कर सोनिया 18 मिनट में लगाती है और रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगा लेता है। तो बच्चों अब क्या करना है, इस 18 के और 12 के करने हैं गुणनखंड। 18 के गुणनखंड हुए कि 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 एकन 18 और ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एकन 12। तो बच्चों इसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा कि इसमें 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है और उसके बाद जो बचा रह जाता है वो उतार लेते हैं। ऊपर वाले में बची रहेगी 3 और 1, तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों, 1 उतारो मत उतारो, और नीचे रहेगी आपकी 2। तो इसकी मल्टीप्लाइज करके देखो कितना आएगा। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो बच्चों सोनिया 36 मिनट में दूसरे 2 ही चक्कर लगा पाएगी और रवि जब तक 3 चक्कर लगा लेगा। तो जब तक रवि 3 चक्कर लगाएगा और रवि सोनिया 2 चक्कर लगाएगी तभी वो प्रारंभिक स्थान पर मिल पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36। तो यहां लिख देंगे बच्चों लास्ट लाइन कि प्रारंभिक स्थान हो जाएगा मिलने का 36, यानी कौन से समय पर? 36 मिनट पर। और चक्कर की बात करें तो रवि का होगा तीसरा चक्कर और सोनिया का होगा दूसरा चक्कर। तो बच्चों अगर हमारी वीडियो यहां तक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बच्चों मैं आपको मैथ को एकदम कंप्लीट कराऊंगा और एकदम फ्री में, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.